हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस और बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। होलोग्राफी नाम है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। नहीं, लघु यानी जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो वेव होती है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। जैसे आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले कलर की स्कैटरिंग जब सबसे ज़्यादा होती है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ जो होगा उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। देख लेते हैं कितनी गुनी होगी। हम जानते हैं कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, 1.33। तो म्यू इज इक्वल टू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन यहाँ वाटर हम ले लेंगे तो वाटर का V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C/म्यू। C/म्यू। निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू कितना होता है 1.33। तो 1.33 काटें हम तो ये कटता है 2.25, यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना गुना है? जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है उसका ये 0.75 गुना है। 0.75 गुना है, 0.95 गुना नहीं है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन जैसे कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या किसी भी तरीका के एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और रेडियो वेव है क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यानी रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी आँख है और इसमें एक बाई कन्वेक्स लेंस लगा होता है और इसका जो स्क्रीन है दृष्टि पटल जो रेटिना कहलाता है, इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनता है, उल्टा और स्मॉलर बनता है। उल्टा इमेज कौन सा होता है? रियल इमेज उल्टा होता है। और चूंकि यहाँ पे स्मॉलर बना हुआ है सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? छोटा और उल्टा बनता है। वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। राइट ऑप्शन सी होगा, यानी रियल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ये बिल्कुल सही है। 1000 हर्ज से 5000 हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। नहीं, लाल रंग के लिए नहीं, येलो और ग्रीन कलर के लिए, येलोइश एंड ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड तक होती है। बिल्कुल, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। बिल्कुल, हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है वो 1/16 सेकेंड तक उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में अंकित रहता है। तो
ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? बी है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी भी तारे का रंग उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके ताप पे डिपेंड करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? प्रकाश के प्रसार का मतलब यहाँ है कि प्रकाश जो छितरा जाता है, बिखर जाता है, यानी स्कैटर्ड हो जाता है, उसका कारण क्या है? उसके कारण है धूल कण। धूल कण पे कोई भी लाइट जब पड़ता है तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, और शॉर्टर वेवलेंथ का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है और लॉन्गर वेवलेंथ की सबसे कम स्कैटरिंग होती है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो सबसे ज़्यादा, ये मान लीजिए कि विजुअल कलर का रेंज है, तो यहाँ पर वायलेट और यहाँ पर रेड, यानी सबसे विजुअल कलर में सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट कलर का होता है और सबसे ज़्यादा रेड कलर का होता है। इधर इंफ्रारेड हो जाएंगी, इधर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रेज वगैरह हो जाएंगी, इधर रेडियो वेव वगैरह होंगी राइट साइड में। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc/λ। Sc/λ, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। कितना वैल्यू होता है? 6.63 × 10⁻34। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ है, जिसका हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, जिस लाइट के कलर का एनर्जी निकालना चाह रहे हैं उसका वेवलेंथ है। तो एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो मतलब ये रहा कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इनमें विजुअल कलर में सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होता है वायलेट कलर का, यानी नीले प्रकाश का, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम एनर्जी रेड कलर की होगी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो यदि हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराएं तो ये 7 कंपोनेंट्स कलर्स में ये बंट जाता है, 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बंट जाता है। अब देखिए, ये जो ग्लास का प्रिज्म है ये अलग अलग कलर्स के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इस कारण से इसका, ये तो रे जा रही थी ऐसे, इसलिए इनका डेविएशन अलग अलग होता है, डेविएशन इसका अलग अलग होता है। तो अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव, उसके लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए, रेड कलर के लिए सबसे कम होगा इस ग्लास प्रिज्म का, और उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड जो है ऊपर में है, इसका डेविएशन सबसे कम होता है, वायलेट नीचे रहता है, इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वायलेट कलर के डेविएशन ज़्यादा होने का कारण क्या है कि इसका वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे डेल्टा यानी डेविएशन इज इक्वल टू होता है μ-1 × a। तो इसमें जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका डेविएशन कम होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे कम होता है, इस कारण से रेड कलर का डेविएशन कम, इसलिए ऊपर रहता है। और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा, इस कारण से इसका डेविएशन ज़्यादा होता है और ये नीचे रहता है। तो VG इस रेंज में ऊपर की ओर बढ़ता है, इस सीक्वेंस में ऊपर की ओर बढ़ता है VG। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो रेड कलर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी का फार्मूला होता है Sc/λ।
तो रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी नहीं होगा, कम ऊर्जस्वी होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। यानी सूर्य 2 मिनट पहले ही दिख जाता है सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि सुबह का समय है और सन अभी होराइजन से नीचे है, ये होराइजन से नीचे है, इसका एक्चुअल पोजीशन यही है। तो यहाँ से एक लाइट रे चली, जब वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, तो यदि वायुमंडल के लेयर्स नहीं अलग अलग होते तो ये सीधे चली जाती। अब चूँकि ये सीधे नहीं जा रही है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूँकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इस कारण से ये नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है। तो यहाँ नॉर्मल की ओर बेंड कर गई, फिर वही हाल यहाँ पर नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। तो नॉर्मल की ओर बेंड करते करते ऐसा नहीं लग रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन है, तो उस सन को कहाँ देखेगा? उसको तो ऐसा लगेगा ना कि ये जो रेज है, ये रे ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है रे। इसका मतलब है कि इस सन का इमेज यहाँ बना हुआ रहेगा, ऊपर में बना हुआ रहेगा। तो अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, 2 मिनट पहले ही सूर्योदय दिखाई दे रहा है, सूर्य ऊपर के होराइजन से ऊपर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में वो सूर्य नहीं है, सन नहीं है, उसका इमेज है जो होराइजन से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एडवांस सनराइज है। डिलेड सनसेट का भी यही कारण है। तो हो क्यों रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? लाल प्रकाश प्रयुक्त होने का कारण यह है कि ये दूर से ही दिखाई दे देता है। दूर से क्यों दिखाई देता है? देखिए, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं। जब कोई भी किसी भी कलर का लाइट का प्रकाश जब इन धूल कणों से होकर के गुजरता है, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, यानी बिखर जाता है, छितरा जाता है वो। तो अब मान लीजिए कि कोई भी किसी भी कलर का लाइट यदि आ रहा है, वायुमंडल से होकर के जा रहा है, धुंध कण से होकर के पार कर रहा है, और वो स्कैटर कर गया, तो स्कैटर कर गया तो देखने वाले के आंखों के पास नहीं पहुंच पाएगा ना, या कम पहुंच पाएगा, उतना अच्छा से दिखाई नहीं देगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से धूल कण से उसकी स्कैटरिंग कम होती है, और स्कैटरिंग कम होने की वजह से वो दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का यूज किया जाता है, खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का यूज किया जाता है। तो इसकी तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इस कारण से राइट ऑप्शन ए होगा। वेवलेंथ अधिक होने की वजह से स्कैटरिंग कम होता है, स्कैटरिंग कम होने की वजह से ये दूर से ही दिखाई देता है, यही कारण है इसका यूज किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये सही है, अभी मैंने डिस्कस किया। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। तो ये मतलब स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है असर्शन तथा रीजन दोनों सही है, तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, यानी लघु तरंगों मतलब उस लाइट का जिसका वेवलेंथ कम है, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से। और चूंकि नीले कलर का वेवलेंथ कम है, इस कारण से उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, और जिस कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी उसी कलर का आकाश दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल। नीले कलर का वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, और इसी कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ये स्टेटमेंट सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, बिल्कुल गलत है। स्कैटरिंग की वजह से इंद्रधनुष यानी रेनबो नहीं बनता है। रेनबो बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, और वायुमंडल में वाटर का एक ड्रॉपलेट यहाँ पे मौजूद है। तो जब यहाँ से लाइट का प्रकाश वाइट कलर का आएगा,
तो ये डिस्पर्स हो जाएगा, इसका डिस्पर्सन 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अधिक होने की वजह से ये जो राइट वाला जो सरफेस है वाटर के ड्रॉपलेट का, यहाँ से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के 7 कलर्स यहाँ आ जाता है। और यहाँ पे कोई पर्सन है तो उसकी आंखें देखेगी कि ये रे जो है पीछे से आ रही है, यानी यहाँ पे एक बैंड दिखाई देगा 7 कलर्स का जो रेनबो कहलाता है। तो रेनबो क्या कारण क्या है? रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये सारे कारण हैं, स्कैटरिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। बिल्कुल, लाल कलर का सूर्य जो है जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है तो होराइजन से बहुत दूर है, तो दूर होने की वजह से जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी और वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारी आंखों के पास आएगा। और इस कारण से चूँकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे आंखों के पास आ जाता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है। इस कारण से आकाश जो है सुबह हो या शाम हो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन बी होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं, प्रकाश आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। ये स्टेटमेंट सही होगा, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर वहीं दिखाई देता है जो इस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हरी घास हमें हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि घास से हरा कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के पास आता है। तो ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यही ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं तो एक तो पैरेलल रे चला दीजिए आप यहाँ से। पैरेलल रे जो ही हम चलाएंगे तो पैरेलल रे, ये पैरेलल रे इस तरीक़ा से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, इसके फोकस से आ रही है। और दूसरा कहाँ से चलाइए? दूसरा यहाँ पे पोल से चला दीजिए, तो जितना एंगल बना करके इंसिडेंस हुई थी उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगी। तो एक्चुअल में ये दोनों रे एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे इसको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। कहाँ पे इमेज बन रहा है? यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। तो कहाँ बना? पीछे बना, मिरर के पीछे बना, और एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं है ये। मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे ये इमेज नहीं बन रहा है। एक्चुअल में वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है कहीं पे, पीछे की ओर बढ़ाने से। तो ये इमेज रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। तो आभासी तथा सीधा इमेज बनता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए साइड मिरर के रूप में। अभी उत्तल दर्पण का मैंने डिस्कस किया, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। मान लीजिए किसी भी व्हीकल में है तो जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उसको दो तरफ देखना होता है, एक तो आगे देखना होता है और दूसरा पीछे से कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही है, कोई गाड़ी ओवरटेक तो करने वाली नहीं है ना, ये भी उसको देखना होता है। तो देखने के लिए एक मिरर का यूज़ किया जाता है। तो किस तरह के मिरर का हम यूज करेंगे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उस मिरर में दिख जाए, यानी पीछे से बहुत बड़ा कोई ट्रक आ रहा है तो उस ट्रक का इमेज उस मिरर में बन जाए, वो भी सीधा बने और छोटा सा बने। तो यदि अवतल दर्पण का यूज करते, अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में यदि ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर है, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में है, तो उसका रियल इमेज बनता है और उल्टा इमेज बनता है, रियल और उल्टा इमेज बनता है। तो ट्रक का इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जब ट्रक नज़दीक आएगा तब उसका इमेज सीधा बनना शुरू होगा, और मतलब पोल और फोकस के बीच में आएगा तो उसका इमेज सीधा बनना शुरू होगा, और सीधा बनेगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा वो। यानी अवतल दर्पण में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़े साइज़ का बनता है। तो ट्रक जितना बड़ा है उससे बड़े साइज़ का इमेज बन जाएगा, वो उसमें दिखेगा नहीं मिरर में। साइड मिरर हम यूज करेंगे अवतल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे,
उत्तल दर्पण के यूज करने का दो कारण हैं उत्तल दर्पण का। एक तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा और छोटा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, यानी उतने बड़े ट्रक का सीधा और छोटा इमेज बन जाएगा, वो दिख जाएगा आसानी से। ड्राइवर देख लेगा कि पीछे से ट्रक आ रहा है, ओवरटेक करने वाला है, साइड दे देगा। दूसरा कारण क्या है ये देखिए, और उत्तल दर्पण का जो कवरेज एरिया है, लार्जर व्यू ये प्रोड्यूस कर रहा है। जो कवरेज एरिया है बहुत ज़्यादा है, ये इसकी कर्वेचर की वजह से इसका कवरेज एरिया ज़्यादा है, यानी लार्जर व्यू प्रोड्यूस करता है। तो ये दो कारण है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में इसके। तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस दर्पण का काम में लेते हैं? देखिए, जब हम लोग शेविंग कराने जाते हैं, बाल कटिंग कराने जाते हैं, तो जो भी नाई है वो अपने पास जो मिरर का यूज करता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी कनकेव मिरर होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये पोल है मान लीजिए, और इसका फोकस यहाँ पे, वो उस मिरर के बहुत ही क्लोज चेयर को लगाया हुआ रहता है, और वो फ्लैट इसलिए दिखता है कि बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो बहुत बड़े रेडियस वाले स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट आप काटेंगे तो वो लगभग फ्लैट दिखाई देगा। इस कारण से वो कर्व दिखाई नहीं देता है, फ्लैट दिखाई देता है। दूसरा कि वो चेयर पोल के पास में, काफ़ी पोल और फोकस के बीच में ही लगाया रहता है, उसी पे हम बैठे हुए होते हैं, तो हमारे दाढ़ी का जो बाल है वो बड़ा, उसका इमेज बड़ा बन करके दिखाई देता है। वहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और उसको बाल कटिंग करने में आसानी होती है, शेविंग करने में आसानी होती है। इस कारण से वो किसका यूज करता है? अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बना प्रतिबिंब होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, उसका रे डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और जो हमारी आँखों के पास होता है दूरबीन में वो हो गया आई पीस। तो एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर, टेलीस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है? बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, उसको देखने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसको देखने के लिए, क्लियरली दिख जाए, उसके लिए टेलीस्कोप का हम यूज़ करते हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कन्वेक्स लेंस के द्वारा कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकस है ये वाला, इस पे इसका इमेज बना दिया छोटा और उल्टा बना दिया, यानी इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बना दिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो बनाया गया इमेज है वो आई पीस के फोकस के अंदर पड़ जाए, इस तरीक़े से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी जो ये इमेज बना गया है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वो आई पीस के फोकस के अंदर ही आ जाए, इस तरीक़े से इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये दिखाया गया है आई पीस का फोकस, उसके अंदर ही ये इमेज है। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये जो इन्वर्टेड इमेज बना है इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाए इस आई पीस यानी कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो चूँकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ये ऑब्जेक्ट, अब ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाता है। ये जो इमेज बना हुआ है वर्चुअल इमेज बना हुआ है, वर्चुअल और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना हुआ है, तो बड़ा करके दिखाता है। तो कौन सा ऑप्शन उसमें से सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो कैसा इमेज बना है? काल्पनिक और बड़ा बना है, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए, कहीं पर भी दो समानांतर दर्पण, किसी दुकान में भी लगा रहता है, समानांतर दर्पण है, उसके बीच में जब हम जाकर के खड़े होते हैं हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजेज बने हुए होते हैं उसमें। तो दो समतल दर्पण के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेज बनते हैं, अनंत। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।